Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher Sulochna. Today we will be discussing new chapter metals and non-metals. Very interesting chapter and from the point of view of exam it is very important chapter. ये एक ऐसा चैप्टर है जो तुम सीनियर क्लासेस में भी पढ़ते हो, ठीक है, किसी ना किसी वे में ये तुम्हें सीनियर क्लासेस में भी मिलेगा, ठीक है। अब मेटल्स नॉन मेटल्स, देखो छोटे में तुम लोग पढ़ते थे मेटल्स दे शाइन, दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स दे डू नॉट शाइन, है ना, ये बहुत बेसिक चीजें होती है। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मेटल्स नॉन मेटल्स को समझें तो मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रखता है वो मेटल होता है। चाहे तुम किसी को भी उठा के देख लो, चाहे तुम सोडियम देखो, चाहे तुम एल्यूमिनियम देखो, चाहे तुम आयरन देखो, ये सब की कैपेसिटी है दे यूज टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं। चाहे तुम नाइट्रोजन ले लो, चाहे तुम सल्फर ले लो, है ना, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं, ऑक्सीजन, है ना। तो ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हमें पूछते हैं मेटल्स क्या होता है, मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रखते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं, राइट। अच्छा, ये तो बात की हमने डेफिनेशन की। अब देखो मेटल्स नॉन मेटल्स को हम उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये भी मैंने डिस्कस किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम अपने सेंसेस से देख सकते हो, तुम अपने देख के बता सकते हो, तुम बता सकते हो मैम के बाल कैसे हैं, मैम ने कैसे कपड़े पहने, देख के बता रहे हो ना, या सुन सकते हो मैम की आवाज कैसी है ना। सो ये तुम अपने सेंसेस के थ्रू बता रहे हो। सो दैट इज व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। अब देखो पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं कंडक्टिविटी, राइट। ये पहली प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि ये एलिमेंट्स हीट को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो मेटल्स दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स शोज कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, दोनों के लिए ही कंडक्टिविटी शो करते हैं, हीट के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। जबकि अगर हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात कर रही हूं तो नॉन मेटल्स डू नॉट शो कंडक्टिविटी, ठीक है। नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी शो नहीं करते, ना ही वो हीट पास करते हैं अपने थ्रू, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। यहां पे एक एक्सेप्शन है, उसको साथ साथ समझो, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? तुमने कभी ग्रेफाइट देखा है? रेगुलर यूज में भी ग्रेफाइट को देख सकते हो। पेंसिल की जो लीड होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की, ठीक है। तो ग्रेफाइट कैसा होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रोड्स बनते हैं इसके, ठीक है। तो ये भी आगे जब हम करेंगे ना इलेक्ट्रोलिसिस तो वहां तुम देखोगे कि कैसे हम यूज करते हैं। तो एक ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है डेंसिटी, या तुम बोल सकते हो स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर मैं उसकी डेंसिटी और स्ट्रेंथ की बात करूं तो जो मेटल्स होते हैं दे आर हैविंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ होती है, इजीली नहीं तोड़ सकते तुम उसको, बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट। जबकि नॉन मेटल्स इजीली टूट जाते हैं, ठीक है। अगर मैं मेटल्स को तोड़ने की कोशिश करूं तो दे आर मैलिएबल, मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल का मतलब कि मैं उसको अगर हैमर करूं तो वो फैलते हैं, ना कि वो टूटेगा, वो फैल जाता है, ठीक है। इसीलिए जो फॉइल होती है वो तुम्हें कभी नॉन मेटल की नहीं मिलेगी, तुम्हें मेटल्स की फॉइल मिलती है। सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड फॉइल कहाँ यूज किया था हमने? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में था, 9th में। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर हुआ था वो, है ना। तो फॉइल कैसे? क्योंकि वो मैलिएबल है, फैलता है, ना कि टूटता है। तो ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जो सिर्फ यही शो करते हैं। नेक्स्ट इज डक्टाइल।
डक्टाइल का मतलब होता है तुम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल्स की ही वायर होती हैं, नॉन मेटल्स की वायर नहीं होती। अब तुम बोलोगे कि मैम जो वायर है वो तो तुम्हें रेड, ब्लू और इस कलर की दिख रही है, वो वायर नहीं है, जो वो तुम तो क्या देख रहे हो, उसका कवर देख रहे हो, ठीक है, दैट इज कवर, वो तो प्लास्टिक है ना, उसके अंदर है वायर, कॉपर वायर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, तुम्हें पता है बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन होता है? सिल्वर। ये भी यहां पे समझ लो, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, ये हीट इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। अगर ये बेस्ट कंडक्टर है तो फिर हम वायरिंग वगैरह इससे क्यों नहीं करते हैं, सिल्वर से? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इट इज हाईली एक्सपेंसिव, है ना, सिल्वर एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हम सिल्वर से नहीं करते, अदरवाइज सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। इसके बाद एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम, तुमने जो बाहर वायरिंग होती है उसमें देखा सिल्वर कलर का तुम्हें दिखाई देता है, वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम सिल्वर के बाद आता है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। और इसके बाद आता है कॉपर, जो तुम्हें अपनी डोमेस्टिक वायरिंग में दिखाई देता है, जो घर पे वायरिंग होती है उसमें कॉपर दिखाई देता है तुम्हें, राइट। सो दिस इज द सीरीज, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर, एल्यूमिनियम उससे थोड़ा कम और कॉपर सबसे कम, बट स्टिल क्योंकि हमें ये चीप पड़ता है तो इसीलिए हम डोमेस्टिक वायरिंग में इसी को यूज करते हैं, राइट। सो इतना समझ में आया। अच्छा, अभी आगे और बात करनी है हमें, ये हमने इसकी स्ट्रेंथ की बात की, कंडक्टिविटी की बात की, अब हम बात कर लेते हैं लस्टर की। लस्टर मतलब चमक, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर, लस्ट्रस होते हैं, मेटल शाइनी होता है, शाइनी मतलब चमकता है, ठीक है, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं दे आर नॉन लस्ट्रस, ठीक है। ऐसे ही जो मेटल्स होते हैं दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी एक्सेप्शन है, ठीक है। ऐसे ही हम सारे मेटल्स पढ़ते हैं कि उनमें लस्टर है ना, नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं है, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, ब्रोमीन और आयोडीन ये लस्ट्रस है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर और एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जरूर एक्सेप्शंस को एक एक लाइन जरूर दिमाग में रखा करो साथ साथ, ठीक है, तो वो याद रहेगा। अच्छा, सो लस्ट्रस हो गए। अब हमने बात कर ली वो स्ट्रॉन्ग है, वो मेलिएबल है, वो डक्टाइल है, वो कंडक्टिविटी शो करता है, राइट। नो, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने देख के उसकी चीजें समझ ली, अब हम बात करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, कि अगर हमने उसको केमिकली देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स की रिएक्शन कैसे होती है, नॉन मेटल की रिएक्शन कैसे होती है। अब हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शंस के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। चलो अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। अच्छा देखो, मेटल लर्न ऐसे ही करोगे जैसे मैं सिखा रही हूं, ठीक है, रटना नहीं है। केमिस्ट्री में रटोगे तो फिर बहुत दिक्कत होती है, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, इतना रट रट के तो फिर गड़बड़ हो जानी है, तो समझ के करोगे। मेटल है, जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, दिमाग में बैठा लेना है। मेटल हमने ले लिया सोडियम या पोटेशियम, कोई भी मेटल लो तुम, ऑक्सीजन से तुमने रिएक्शन कराई, क्या बना हमारे पास, मेटल का ऑक्साइड। अब तुम ये नहीं बोलोगे कि मैम NaO2 क्यों नहीं बना, अभी मैंने केमिकल फॉर्मूला सिखाया था ना, तो वैलेंसी क्रिस क्रॉस होती है, सोडियम की वैलेंसी कहां चली गई है, ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन की कहां आई है, सोडियम के पास, राइट। तो हमारा क्या बनेगा, Na2O, ना कि NaO2, राइट, वो रॉन्ग हो जाएगा। आप नेक्स्ट देखो, मेटल की रिएक्शन अगर पानी के साथ करोगे, वाटर के साथ, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे सोडियम, इसकी रिएक्शन तुमने पानी से की, क्या बना तुम्हारे पास, मेटल का हाइड्रोक्साइड, राइट। अच्छा, अब इसमें एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम और आयरन, मतलब ये जो रिएक्शन होती है, जो ये मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन करी और मेटल का हाइड्रोक्साइड बना है, ये सिर्फ उन मेटल के लिए है जिनकी वैलेंसी 1 और 2 है। जहां वैलेंसी बड़ी आने शुरू हुई, 3 हो गई। अब देखो, जैसे एल्यूमिनियम है मेरे पास, मैंने एल्यूमिनियम लिया, इसकी रिएक्शन मैंने पानी से की, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है और वाटर बाहर आता है। आई बात समझ में, इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, अगर मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से करोगे तो सॉल्ट बनेगा, ये हम बहुत बार कर चुके हैं।
कोई मेटल मैंने लिया, मानो मैंने मैग्नीशियम ले लिया, तुमने एसिड से इसकी रिएक्शन करी, सॉल्ट बना, है ना, और हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई, राइट। तो तुमने ये सिर्फ मेन रिएक्शन की किसके साथ रिएक्शन के बाद क्या बनता है सिर्फ ये लर्न करना है, बाकी फॉर्मूले तुम खुद से बनाओगे, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आएगी तुम्हारे पास एक्वा रीजिया, ठीक है। इसको यहीं पे समझ लो कि एक्वा रीजिया होता क्या है। देखो एक्वा रीजिया में हम दो एसिड्स का सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 मतलब 3 पार्ट्स HCl एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। इसको बोलते हैं एक्वा रीजिया। यूज कहां होता है एक्वा रीजिया? तुमने देखो घर में गोल्ड ज्वेलरी जब बहुत ऐसे डल सी दिखने लगती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं इसको लेके चलते हैं गोल्ड स्मिथ के पास और वो इसको ठीक करके देगा, धो के देगा, बोलते हैं ना। तो वो क्या सर्फ लेके धोने बैठता है? नहीं, वो उसको किस में डिसॉल्व कराता है? एक्वा रीजिया में। इसलिए जब हम अपनी गोल्ड ज्वेलरी देते हैं ज्वेलर को, उसके बाद अगर तुम कभी उसको वे करोगे तो उसका वेट जो होता है वो पहले से कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एसिड में वो थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो मेल्ट हो गई, ठीक है। और जो हमारे पास आया अब तुम्हें वो ऑब्वियसली लस्ट्रस दिखेगा, राइट। सो एक्वा रीजिया को गोल्ड स्मिथ यूज करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स देखो, नॉन मेटल अगर कोई है, यहां पे रेड से लिखती हूं ताकि तुम्हें साथ साथ दिखे, नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, हाँ होती है। क्या फॉर्म होता है नॉन मेटल का? ऑक्साइड। कैसे? कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर ले लो, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, क्या नॉन मेटल पानी से रिएक्ट करता है? नॉन मेटल की रिएक्शन पानी से होती है? नहीं होती है। कभी भी अगर तुम्हें एग्जाम में दे दें कि इसकी रिएक्शन बताओ क्या होगी, तो इसकी रिएक्शन होती ही नहीं है। नॉन मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? एसिड। क्या बनाया इसने? एसिड। दिस इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब ये चीज तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, इसकी वजह से एसिड रेन होती है। जो एसिड रेन होती है वो ऐसे ही होती है, ठीक है। ताजमहल हुई थी, ताजमहल डिटेरियोरेट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो रहा था, एसिड रेन हुई थी वहां, है ना। तो ये होता कैसे है? देखो, नॉन मेटल मैंने कोई भी लिया, मानो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सॉरी SO2 लिया, सल्फर डाइऑक्साइड लिया, मैंने इसकी रिएक्शन पानी से कराई। सोचो कि एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है बहुत सारी, ठीक है। अब मॉइस्चर भी एयर में होता है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि एयर का एक कंपोनेंट मॉइस्चर भी है, पानी भी था, है ना। अब इनकी रिएक्शन हुई और क्या बना मेरे पास? मेरे पास बना H2SO3। दिस इज सल्फोनिक एसिड। क्या है ये? सल्फोनिक एसिड। आई बात समझ में? तो ऐसे क्या होती है? एसिड रेन होती है। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग मेटलर्जी, कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर्स से, राइट। अब हम देखते हैं कि मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे कराते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता बच्चे कि आप जाओ, आपको गोल्ड चाहिए, जाओ खोदो निकालो गोल्ड और रखो, ऐसे ही आयरन चाहिए, जाओ खोदो निकालो और रखो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, हमें उसको एक्सट्रैक्ट कराना पड़ता है, क्योंकि वो किस फॉर्म में मिलते हैं? दे आर फाउंड इन ओर फॉर्म। ओर की फॉर्म में मिलता है, ओर मतलब मिक्स्ड फॉर्म में, ठीक है। उसके साथ और चीजें भी होती है, डस्ट पार्टिकल्स, अलोंग विद इट कोई दूसरा मेटल भी उसके साथ हो सकता है, कोई नॉन मेटल उसके साथ हो सकता है, राइट। तो उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कराना फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी बेसिकली क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ
metals from its ore। किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन अपने ओर से हम बोलते हैं क्या है, मेटलर्जी है। ठीक है, और क्या होता है, और होता है जैसे सोचो मैंने एक मेरे पास मानो कि एक मैंने ओर लिया, कुछ मिनरल मुझे मिला। ठीक है, अब इसमें एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स, राइट। सोचो इसमें एल्यूमिनियम भी है, इसमें जिंक भी है, इसमें थोड़ा सल्फर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें एल्यूमिनियम है। तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है हम बोलते हैं कि ये उस चीज का ओर है। ठीक है, यानी अगर इसमें एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये क्या है, ये एल्यूमिनियम का ओर है। आई बात समझ में। अब देखो हमारे पास ओर था, ठीक है। अब मेटल्स भी कैसे होते हैं, हमने रिएक्टिविटी सीरीज की थी केदारनाथ का माली, याद है। तो जब हम रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं हमें पता है मेटल्स हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव भी होते हैं और लीस्ट रिएक्टिव भी होते हैं, है ना, ये हम कर चुके। तो अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस के सिवा किसी और तरीके से सेपरेट नहीं करा सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तुम उसको किसी भी चीज के साथ रिडक्शन कराओगे वो उसी के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो इतना रिएक्टिव है। तो हम उसका एक्सट्रैक्शन किससे करवाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस से ही उसको सेपरेट कराया जाता है। ठीक, अगर मेरे पास मीडियम रिएक्टिव मेटल है, अगर मेरे पास कोई मेटल ऐसा है जो मीडियम रिएक्टिव है, अब मीडियम रिएक्टिव मेटल में मोस्टली क्या आता है, आयरन, राइट, जो बीच में आ रहे हैं जिंक, है ना। तो ये कैसे मीडियम रिएक्टिव है। तो इनके केस में और या तो सल्फाइड और होता है, मतलब सल्फाइड की फॉर्म में होता है, या तो कार्बोनेट की फॉर्म में होता है। दो तरीके के और होते हैं, या तो सल्फाइड और होगा या कार्बोनेट और होगा। अगर तो वो सल्फाइड और है तो हम उसमें रोस्टिंग कराते हैं। रोस्टिंग से हम क्या समझते हैं, रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग करवाना, हीट करना विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सारी एयर के साथ हम हीट करा देते हैं सल्फाइड ओर को, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग में बहुत सारी ऑक्सीजन एयर हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम उसको जलाते हैं। ठीक है, अगर जो वो कार्बोनेट ओर है तो हम उसके केस में क्या करते हैं, उसके केस में हम कैल्सिनेशन कराते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये किसकी फॉर्म, ये कैसे होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये एयर की एब्सेंस में होता है, राइट। अब दोनों प्रोसेस से हमारे पास बनता क्या है, ऑक्साइड ऑफ मेटल। ठीक है, क्या बना, यहां पे हमने ऑक्सीजन बहुत यूज की, यहां हमारे पास कार्बोनेट और ऑलरेडी था, तो यहां से हमें ऑक्साइड और इजीली मिल जाती है। अब तुम बोलोगे मैम सल्फाइड और में रोस्टिंग क्यों कर रहे हैं और कार्बोनेट और में कैल्सिनेशन क्यों कर रहे हैं। तो सल्फाइड और के पास देखो, सल्फाइड है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और मुझे बनाना क्या है, मुझे मेटल का ऑक्साइड बनाना है ताकि मैं उसका रिडक्शन कराऊं। ठीक है, तो अगर मुझे मेटल का ऑक्साइड बनाना है तो मुझे इसको क्या करना है, गर्म करना है और बहुत सारी एयर प्रोवाइड करनी है ताकि वो रिएक्ट करे ऑक्सीजन से। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करा दी, मेरे पास बन गया मेटल का ऑक्साइड। कार्बोनेट ओर था तो मैंने उसको, उस पास ऑलरेडी बहुत ऑक्सीजन है ना, तो हमने उसका कैल्सिनेशन कराया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने उससे मेटल का ऑक्साइड बना लिया। अब जब मेटल का ऑक्साइड बना उसके बाद मुझे इस मेटल ऑक्साइड में से मेटल को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है। किसकी हेल्प से करूंगी, मैं उसमें एक ऐसा मेटल डालूंगी या ऐसा कोई रिडक्टिंग एजेंट डालूंगी जो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीजन को बोलेगा आ तू मेरे पास, और मेटल सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या कराना है, रिडक्शन करा देना है ऑक्साइड का मेटल में, राइट। अब अगर मेरे पास मेटल अभी भी प्योर नहीं है, जो होता है, अगर मुझे बिल्कुल प्योर मेटल चाहिए तो मैं अब क्या करूंगी, तो मैं उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करा दूंगी, फिर से मैं उसका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी ताकि मेरे पास बिल्कुल प्योर मेटल मिले, राइट। इस तरीके से हम करते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल को। अगर मेरे पास लो रिएक्टिव मेटल है,
ठीक है, बहुत ही कम रिएक्ट करता है। तो मोस्टली जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो सल्फाइड ओर्स होते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे उसका, तुम्हें पता है सल्फाइड ओर है तो हमें रोस्टिंग करानी है, रोस्टिंग कराओ, उसकी मेटल मिलेगा, उसकी रिफाइनिंग कर दो। ठीक है, तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ मेटल्स, और उनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करवाएंगे ये मैंने तुम्हें समझाया। अब हम इस चीज को समझेंगे मेटल, किसी मेटल के और के एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुमसे डायरेक्ट मेटलर्जी कम पूछते हैं। एग्जाम में तुमको कोई मेटल का और दिया जाता है और तुमसे बोलते हैं इसकी मेटलर्जी करो, इसको साफ कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो जब हम ये सारे प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले याद रखना कि और का कॉन्सेंट्रेशन जरूर करते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन से तुम क्या समझते हो कि इसमें जो धूल मिट्टी और ये सारी चीजें होती है ना, इनको साफ किया जाता है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे और का, उसमें जितनी मिट्टी और ये सारी चीजें वो सब साफ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ठीक है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है हमारे पास, या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, या लो रिएक्टिव मेटल है, और उसके बाद हम ये सारे प्रोसेसेस उसके अंदर करते हैं। राइट, आई बात समझ में। अब इस चीज को हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। राइट, चलो अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, देखो अगर मुझे एक्सट्रैक्शन कराना है जिंक का, तो जिंक का सल्फाइड ओर भी मिलता है और जिंक कार्बोनेट भी मिलता है। ठीक है, मुझे एक्सट्रैक्शन कराना है, मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया है जिसका सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर दोनों मिलता है, ताकि हमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वाली चीज समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं ओर का क्या करूंगी, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेप मेटलर्जी में, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेशन करा दूंगी ओर का। ठीक है, ओर को साफ करूंगी। ठीक है, ओर को साफ करने के भी तरीके होते हैं, उसमें एक मेथड है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो ओर होता है ना, उसमें ऑयल डाल के, ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स करते, पहले उसे पाउडर करते हैं, फिर उसमें ऑयल डालते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और फिर उसको खूब प्रेशर से उसमें पानी डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, जितने डस्ट पार्टिकल्स और ये सारी चीजें होती है फ्रॉथ के साथ ऊपर आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स और ये सारी चीजें हैं वो हम उसमें से सेपरेट करा लेते हैं। दूसरा स्टेप, उसके बाद में क्या करूंगी, अब मैं अपना ओर देखूंगी कि ये मीडियम रिएक्टिव है या फिर ये हाईली रिएक्टिव है। तो अब मैंने यहाँ पे अपने दोनों ओर साथ साथ तुम्हें समझा रही हूं। ठीक है, ये है मेरे पास जिंक सल्फाइड और है जिंक कार्बोनेट। मैंने तुमसे कहा था मुझे चाहिए क्या, मुझे जिंक का ऑक्साइड चाहिए ताकि मैं उसका रिडक्शन कराऊं, है ना। यहां पे क्या है मेरे पास, सल्फाइड, सल्फर और जिंक, इनमें से ऑक्सीजन तो मिल नहीं सकती, तो ऑक्सीजन कहां से आएगी मेरे पास, मैं इसको ऑक्सीजन बाहर से प्रोवाइड करूंगी। कैसे, मैं इसकी कराऊंगी रोस्टिंग। ठीक है, हीट किया मैंने, बहुत सारी एक्सेस में इसको एयर दी, तो मेरे पास क्या बना, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। ठीक, अब मैंने लेना है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का मैं क्या करूंगी, तुम्हें दिख रहा है कार्बोनेट और है, यानी कैल्सिनेशन करूंगी। मैंने करना है इसका कैल्सिनेशन। राइट, जिंक कार्बोनेट, इसका कैल्सिनेशन हो रहा है, मतलब इसको हीट तो मैं कर रही हूं लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एयर। राइट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, है ना। दोनों तरफ से मेरे पास जिंक ऑक्साइड आ गए हैं, दिख रहा है, ये एक ये दोनों तरफ से जिंक ऑक्साइड आ गए। यानी नेक्स्ट स्टेप सेम चलेगा, जिंक ऑक्साइड को किससे क्या यूज करूं मैं यहां रिडक्शन के लिए, मैंने कार्बन यूज किया रिडक्शन के लिए। कार्बन ने क्या किया, यहां से ऑक्सीजन को हटा दिया और जिंक मेटल अलग आ गया। राइट, अब मेरे पास जो जिंक है मुझे इसकी प्योरिफिकेशन करनी है, तो मैं क्या करूंगी इसकी प्योरिफिकेशन के लिए, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी। राइट, अब मैं कराऊंगी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक। राइट, अब ये कैसे करेंगे इसे भी समझते हैं। ठीक है, अब करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस जिंक का। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो हमने क्या किया, बीकर लिया, बीकर नहीं वेसल होता है, ठीक है, उसके अंदर हमने जिंक सल्फेट एज इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं। ठीक है, जो अनोड है वो इम्प्योर मेटल है,
ठीक है, यानी जो तुम्हें मेटल मिला ना वहां से, जो हमने जिंक उठाया, वो मेटल कैसा है अभी, इम्प्योर, मे बी उसमें कुछ और इम्प्योरिटी रह गई हो, तो हमने क्या कर दिया, उसको एनोड बना दिया। ठीक है, और एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे प्योर मेटल की। ठीक है, तो हमने पतली सी स्ट्रिप ले ली जिंक की जो प्योर है, राइट। अब हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होता है, देखो जिंक यहां से निकल निकल के कहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इसकी सरफेस पे। ठीक है, जिंक क्या करेगा, यहां से निकल निकल के, क्योंकि जिंक कैसा है, पॉजिटिव है, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये क्या होगा, यहाँ पे जमा होता जाएगा, सारा जिंक यहां से निकल निकल के यहाँ क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। कुछ देर के बाद हमें ये पता चल रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारा ये वाला स्ट्रिप तो मोटा हो रहा है और ये वाला स्ट्रिप तुम्हारा पतला होता जा रहा है। ठीक है, और यहां नीचे पे तुम्हें ऐसे डस्ट भी दिखाई देगी, गंदगी दिखाई देगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज टू प्यूरिफाई एनी मेटल। प्योर फॉर्म में अगर हमें मेटल चाहिए तो हम उसका क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू मेटलर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अब मैं तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज के लिए एक छोटा सा बोल सकते हो कि शॉर्टकट तरीका बताऊंगी लर्न करने का। ठीक है, हम लोगों ने भी अपने टाइम पे ऐसे ही लर्न किया। ठीक है, तुम भी ऐसे लर्न करना। देखो, पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज नीचे को क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी नीचे डिक्रीज होती है और जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये क्या होती है, इंक्रीज। आई बात समझ में। यानी जो पोटेशियम है, के क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। इसके नीचे प्लैटिनम भी आता है, ठीक है, और कम रिएक्टिव है। अब देखो इसको लर्न कैसे करोगे। के फॉर हम लर्न कैसे करते, देखो, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। 4 एलिमेंट लर्न करने, कॉपर, मरकरी, एजी एंड एयू। एजी इज सिल्वर और एयू इज गोल्ड। तो ऐसे लर्न कर लेना, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक, इजीली लर्न होगा। और फिर तुम्हारे पास बचा कॉपर, एचजी, एजी एंड एयू, राइट। अब ये तो बात हुई रिएक्टिविटी सीरीज की। अब तुम देखो कैसे ये डिस्प्लेस करेगा। अगर मैंने तुम्हें कहा कि कोई कंपाउंड मैग्नीशियम के साथ है, ठीक है, और मैंने इसमें एल्यूमिनियम को डाला, तो बताओ क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा उसकी जगह से? मैग्नीशियम ऊपर है और एल्यूमिनियम नीचे है, यानी कि एल्यूमिनियम तो मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, तो उसको कैसे डिस्प्लेस करेगा? मैग्नीशियम तो बोलेगा चल भाग यहां से, है ना। तो मैग्नीशियम जो रिएक्टिव होता है उसको नहीं डिस्प्लेस कर सकता है छोटा एलिमेंट जो उससे कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर इसका उल्टा है, अगर सोचो कि यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड था और मैंने यहां पे ले लिया जिंक। अब तुम देखो कि जिंक तो एल्यूमिनियम के नीचे है, तो क्या जिंक एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं, क्योंकि अब एल्यूमिनियम उससे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। आई बात समझ में। यही रीजन है कि जब हम लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट किया तो तुम लोगों ने वहां पे एक रिएक्शन की जहां पे आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर को। वहां तुमने एक रिएक्शन की थी ये, और यहां पे आयरन ने अपना कंपाउंड बनाया था और कॉपर सेपरेट आ गया था। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तुमसे एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शंस ऐसे नहीं पूछेंगे कि बताओ आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से भी क्या फॉर्म हो रहा है, ये बहुत कम होता है। वो तुमसे पूछेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा है और तुमने उसमें आयरन की नेल डाली है, नेल समझते हो, कील डाली है, अब क्या होगा वो तुमसे ये पूछेंगे। तो याद रखना, अगर कॉपर सल्फेट में आयरन की नेल डाली है तुमने, तो आयरन तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो यानी कि तुम्हें जो कलर है उस सॉल्यूशन का वो ग्रीनिश सा कलर दिखाई देता है। फिर अदरवाइज कॉपर सल्फेट का खुद का कलर ब्लू होता है।
ठीक है। तो जब वो डिस्प्लेस कर देगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, आयरन का खुद का कलर कैसा हो जाता है, हल्का ग्रीनिश सा कलर आता है। तो जो सॉल्यूशन हो गया वो, अगर तुम्हें कलर चेंज दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। आई बात समझ में? सो दिस इज अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये लर्न करनी होती है, ठीक है। कैसे बोला लर्न करने, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कॉपर Hg Ag एंड Au, राइट। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन में आएंगे। वी हैड डिस्कस्ड different types of reactions, right? What all we had done? Combination reaction, है ना, याद है? Synthesis reaction, है ना, decomposition, फिर 3 तरीके की decomposition की थी तुम लोगों ने, कौन कौन सी? Photolytic, electric और तीसरी कौन सी थी? Thermal decomposition, ठीक है। फिर तुम लोगों ने displacement reaction की है, single displacement और double displacement, है ना। अब हम बात करेंगे अलग तरीके की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये साइड बाय साइड चलती हैं, ठीक है। अब कैसे चलती है देखो, ऑक्सीडेशन जैसे तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड होती है, या हाइड्रोजन बाहर आती है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, ठीक है। देखो ये कार्बन है, ऑक्सीजन तुमने ऐड कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। या फिर तुमने क्या किया, वाटर था मेरे पास, मैंने इसको डिकम्पोज करा दिया, तो हाइड्रोजन अलग निकल गई और ऑक्सीजन अलग निकल गई। अब यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है ऑक्सीजन से, तो कैसी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हो रहा है यहां पे, ठीक है। अब तीसरे टाइप की रिएक्शन, क्या बोला मैंने इसमें, तीसरा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। ये था मेरे पास जिंक, तुमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो ये क्या हो गया, अपने जिंक आयंस में टूट गया है, ये अपने जिंक आयन में टूट गया है, इलेक्ट्रॉन्स में टूट गया है। तो अगर ये वाला केस भी होता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है, क्या किया मैंने, हाइड्रोजन लिया, सल्फर लिया, H2S बन गया, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुई है तो क्या हुआ है, ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन। अगर इसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन बाहर आ जाए, पानी था तुमने इसमें से बाहर कर दी ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ये भी कैसी रिएक्शन हो रही है तुम्हारी रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन तुमने अलग कर दी। तो ये वाला एग्जांपल तुम्हारा दोनों में आ सकता है, ठीक है। अब अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, मैंने क्या किया, जो जिंक के आयंस थे ये दे दिए वापस जिंक को, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब अगर ये दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड हो जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स। तो देखते हैं वो कैसी होती है। अब एग्जाम में तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं पूछते बच्चे, ये नहीं पूछते, बस तुम्हें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स पूछते हैं, ठीक है। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड होना है, ठीक है। क्या किया मैंने, देखो ये मेरे पास था कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब क्या हुआ देखो, हाइड्रोजन ने यहां से ऑक्सीजन को हटा दिया, ठीक है, और क्या कर लिया, पानी बना लिया। तो कॉपर का यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकली है, तो यानी कि यहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन। जबकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन ऐड हो गई है ना। तो ये कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, राइट। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, ऑक्सीजन निकल गई। हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, उसमें हाइड्रोजन जुड़ गई, ठीक है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इनके अलावा दो और टाइप की रिएक्शन होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ऐसे समझ लो कि क्या होती है, ठीक है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई वांट कि अगर चैप्टर में आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं जिस रिएक्शन में क्या होता है, हीट
यूज होती है, मतलब वो रिएक्शन बिना हीट के होती नहीं, है ना, उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर आती है। ठीक है, अब इंडोथर्मिक का कोई एक एग्जाम्पल, बायोकेमिकल एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ हो। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता, हीट चाहिए उसको, वो है ना, इंफ्रारेड रेडिएशंस चाहिए होती है, विदाउट दैट इट इज नॉट अकरिंग, राइट। सो क्या हुआ? इंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। एक्सोथर्मिक, हमने रेस्पिरेशन किया, ठीक है, हम जब सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट भी तुमको फील होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर आ रही है। ठीक है, सो दो टाइप की रिएक्शन है, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है तुम्हारे पास, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। थ्योरेटिकल है तो उसको थोड़ा सा ऐसे समझोगे कि कोरोजन, अब कोरोजन से तुम लोग सिर्फ रस्टिंग समझते हो, कोरोजन का एक पार्ट है बच्चे रस्टिंग, कोरोजन रस्टिंग नहीं है, रस्टिंग कोरोजन का एक पार्ट है। ठीक है, और दूसरा वर्ड होता है रेंसिडिटी, राइट। अब कोरोजन क्या होता है? देखो, जब कोई मेटल ऑक्सीजन या वाटर की साथ रिएक्शन कर रहा है, दोनों के साथ इकट्ठा रिएक्शन होनी चाहिए, सिर्फ एक से कोरोजन नहीं होता। ठीक है, एक साथ उसको दोनों चीजें मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, ठीक है, या फिर कोई केमिकल मिल रहा है, वो जो रिएक्शन शो करेगा उसके बाद मेटल का हाल क्या होता है? मेटल इज ईटन अप, मेटल खराब हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। तो रस्टिंग कोरोजन का एक पार्ट है जो तुम्हारे पास आता है। रस्टिंग तुमसे पूछा जाता है, रस्टिंग क्या होता है? तो रस्टिंग क्या होता है? जब आयरन में ऑक्सीजन, तुमने ऑक्सीजन और पानी इसके साथ ऐड हो रहा है, तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड प्लस दिस, मैंने डॉट H2O लिखा है। डॉट XH2O का मतलब क्या होता है बच्चों? यहां पे इसका मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये तुम पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझ लो कि ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वो पानी होता है जो किसी कंपाउंड के बनते वक्त उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई बात समझ में? तो ये जब तक तुम इसमें से एक चीज हटा दो, कभी भी रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। मैंने ये हटा दिया, ये कुछ भी एक हटा दो, रस्टिंग नहीं होती, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल, तुमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, रुको इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लो। तुम्हारे बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया होगा शायद। ठीक है, मैंने क्या किया, एक आयरन की नेल ली, कील ली, ठीक है, और इसको यहां पे लटका दिया, ठीक है। एक आयरन की नेल ली, उसको पूरा पानी में डुबा दिया, ठीक है, और एक ली, उसको मैंने थोड़ा सा पानी भी मिल रहा है और उसको हवा भी मिल रही है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि इन तीनों में से रस्टिंग किस में होगी, तो बताओ किस में होगी। इसको सिर्फ हवा मिली, पानी नहीं मिला, तो क्या इसमें रस्टिंग होगी? नहीं होगी। इसको पानी तो मिल गया लेकिन इसको क्या नहीं मिला? एयर, तो क्या इसमें रस्टिंग होगी? नहीं। रस्टिंग किस में होगी? जिसको पानी भी मिला और एयर भी मिला, यानी रस्टिंग थर्ड वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें होगी, राइट। ये चीज समझ में आई। तो कोरोजन का एक पार्ट है रस्टिंग, और रस्टिंग में तुम्हारे पास आयरन की रस्टिंग है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। अब देखो, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रस्टिंग ऐसे हो रही है, तुम्हें समझ में आ गया कि दोनों चीजें मिलेंगी तभी रस्टिंग क्या होगी? होगी। अगर दोनों में से एक चीज हटा दो तो रस्टिंग नहीं होगी। अब तुमसे अगर पूछते हैं कि बताओ रस्टिंग अगर रोकनी हो तो क्या करोगे, क्या करेंगे? तो तुम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, पेंटिंग कर लेंगे, पॉलिश कर देंगे सरफेस को। तो हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि उसका कांटेक्ट तुम हटाओगे पानी से और हवा से। कांटेक्ट हट जाएगा तो अपने आप ही रस्टिंग नहीं होगी, है ना। तो दिस इज व्हाट कोरोजन और रस्टिंग। अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी पे। बहुत छोटा सा टॉपिक है रेंसिडिटी। देखो, रेंसिडिटी का मतलब होता है खाने वाली चीज का खराब हो जाना, यानी ऐसी चीज जिसमें ऑयल है, ठीक है, सॉल्ट है, उसका खराब हो जाना, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है? तो देखो क्या होता है, एयर में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, वो भी उस पर अटैक कर रहे हैं, है ना।
इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं जो तुम खाते रहते हो, अंकल चिप्स और लेज और ये कुरकुरे ये सब खाते हो, उस पैकेट के अंदर हवा भरी होती है। तुम्हें लगता है उसमें हवा है? उसमें नाइट्रोजन भरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता। एयर में ऑक्सीजन है जो फूड को ऑक्सीडाइज कर देती है, खराब कर देती है, इसलिए हम उसमें क्या भर रहे हैं? नाइट्रोजन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रेंसिडिटी। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे? ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट रोक दो उसका, एयर से कॉन्टैक्ट रुक जाएगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? फूड बच जाएगा। तो रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो तुम खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखो, है ना, रेफ्रिजरेशन करो। एक और चीज तुमने देखा होगा, जो पिकल्स हैं वो भी तो बहुत टाइम तक रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं? क्योंकि उसको हम पूरा ऑयल में डुबा देते हैं। तुम देखना जितना वो, तुम उसको कभी करके देखना, उस अचार में से थोड़ा सा अचार ऊपर ऊपर रख देना, ठीक है, जो ऑयल में ना डूबे, उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो आप किसके कांटेक्ट में? एयर के कांटेक्ट में इजीली उसको खराब किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कांटेक्ट खत्म करना है उसका, तो हमें क्या करना है? या तो उसको एयरटाइट कंटेनर में रख लो, उसको पूरा शुगर सॉल्यूशन में डुबा दो, पूरा नमक लगा के रख दो, उसको कुछ नहीं होगा, डिहाइड्रेट करके रखो, नाइट्रोजन में पैक करके रखो। ठीक है, सो दीज ऑल आर द वेज बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर फूड, राइट। बट सबसे अच्छा होता है फ्रेश फूड खाओ विच इज हेल्दी, राइट।